हेलो प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, सभी को नमस्कार। आज हम कक्षा 11th का फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का लेखन कला और शहरी जीवन स्टार्ट करने वाले हैं। इसके आज नोट्स करेंगे हम। और पहले स्टार्ट करते हैं इसको हम। चैप्टर लेखन कला और शहरी जीवन। मेसोपोटामिया एक जगह थी। दजला और फुरात नदियों के बीच स्थित यह प्रदेश आजकल इराक गणराज्य इराक का हिस्सा है। शहरी जीवन की शुरुआत इसी सभ्यता में हुई थी। बच्चों, शहरी जीवन की शुरुआत इसी सभ्यता से आज हम जो अपनाते हैं शहर में, सारा इसी से स्टार्ट हुआ था। शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया में हुई। मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल एवं समृद्ध साहित्य, गणराज्य और खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है। इसी से हम संपत्ता, शहरी जीवन, विशाल एक समुद्र, गणित, और इसी से टाइम का पता चला, गणित का कि कितना कैसे जोड़ माइनस भाग, इससे सारी चीज़ें से पता चला। मेसोपोटामिया का अर्थ, यह शब्द यूनानी भाषा के दो शब्दों मेसोस यानी मध्य, पैटोमस यानी नदी से मिलकर बना है। मेसोपोटामिया दजला और फुरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती को इंगित ये एक गांव शहर था जो एक दजला और फुरात नदी के बीच बसा हुआ था। मेसोपोटामिया की भाषा इस सभ्यता में सबसे पहले सुमेरियन भाषा, उसके बाद अगदी भाषा और बाद में अरमाइक भाषा बोली। सबसे पहले सुमेरियन भाषा बोली गई, उसके बाद अगदी भाषा और अरमाइक भाषा बोली जाती थी। 1400 ईसा पूर्व में धीरे धीरे अरमाइक भाषा का प्रवेश हुआ। यह हिब्रू भाषा से मिलती जुलती थी और 1000 ईसा पूर्व के बाद यह व्यापक रूप से बोली जाने लगी। धीरे धीरे अरमाइक भाषा आई, फिर हिब्रू भाषा से मिलती जुलती थी, 1000 में व्यापक रूप से बोले जाने वाली थी और आज भी इराक के कुछ भागों में बोली जाती है। अभी भी बोली जाती है अरमाइक भाषा। मेसोपोटामिया के ऐतिहासिक जानकारी के प्रमुख स्रोत: इमारतें, मूर्तियाँ, कतरे, आभूषण, औजार, मुद्राएं, मिट्टी की पट्टिकाएं तथा लिखित दस्तावेज। मेसोपोटामिया की हमें स्रोत कहाँ से मिले कि मेसोपोटामिया था, कुछ था यहाँ पर। इमारतें मिली हमें, मूर्तियाँ मिली, आभूषण मिले हमें, औजार मिले, मुद्राएं पैसे मिले, कुछ जो पहले चांदी के सिक्के चलते थे। मिट्टी की पट्टिकाएं मिली। मिट्टी की पट्टिकाएं का कि जिस पे पहले ना कागज़ नहीं होते थे बच्चों, तो मिट्टी की पट्टिकाएं बनाकर उस पर लिखा करते थे। मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति, वहाँ की स्थिति कैसी थी? इससे शहरीकृत दक्षिण भाग को सुमेर और अकदर कहा जाता है। बाद में इस भाग को बेबीलोन कहा जाता है, बेबीलोनिया। शहर दक्षिण भाग को सुमेर और अकदर कहा जाता था, बाद में इसी भाग को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। इसके उत्तरी भाग को असीरियाई के कब्जा होने के बाद असीरिया कहा जाने लगा। इस पे कब्जा, असीरियाई पे कब्जा हो गया, फिर इसको असीरिया कहा जाने लगा। ठीक है बच्चों, अब हम आगे पढ़ते हैं। इस सभ्यता में नगरों का निर्माण 3000 ईसा पूर्व में प्रारंभ हो गया था। उरुक, उर और मारे इसके ये 3 शहर थे ना, इसके बहुत ज़्यादा फेमस, प्रसिद्ध थे बच्चों। ये स्टेपी घास के मैदान है। यहाँ पे ना घास के मैदान बहुत ज़्यादा है। स्टेपी क्षेत्र स्टेपी का होता है घास का मैदान। तथा पशुपालन, खेती की तुलना में आजीविका का अच्छा साधन। यहाँ पे खेती भी बहुत ज़्यादा होती थी। पशुपालन पशु को लोग पालते थे और स्टेपी क्षेत्र में चराने के लिए ले जाते थे। यहाँ कृषि, पशुपालन, व्यापार, आजीविका के विभिन्न साधन थे, अलग अलग साधन थे। यहाँ के लोग औजार बनाने के लिए कांसे का इस्तेमाल करते थे। दोस्तों, यहाँ पे ना कांसे से औजार बनते थे। यहाँ के लोग उरुक नगर में एक स्त्री का शिश्न मिला जो सफ़ेद संगमरमर को तराश कर बनाया गया था, वर्कशीश। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम, वर्कशीश क्या था ये। स्त्री का सिर मिला था, आगे बताएंगे हम पूरे डिटेल्स फुल। श्रम विभाजन एक सामाजिक संगठन, शहरी जीवन का एक वर्ता की विशेषता है। श्रम विभाजन अलग अलग। यह खाद्य संसाधन तो समृद्ध थे, परंतु खनिज संसाधनों का अभाव था। खाद्य से तो थे ही परिचित, परंतु खनिज संसाधनों का भी था, जिन्हें तुर्की, इराक अथवा खाड़ी देशों से मंगाया जाता था। यहाँ तो वो अनाज मिलते थे, और जो औजार खनिज वगैरह मंगाना होता था ना,
अपने पड़ोसी देश से मंगाते थे, जिसे जिन्हें तुर्की, ईरान अथवा खाड़ी प्रदेश से मंगवाया जाता था, क्योंकि इनके पास खनिज नहीं था दोस्तों। यहाँ व्यापार के लिए परिवहन व्यवस्था अच्छी थी। जलमार्ग द्वारा फरात नदी व्यापार के लिए विश्व प्रसिद्ध थे। जलमार्ग फरात नदी मतलब दजला और फरात के बीच बसा था, लेकिन फरात से ज़्यादा व्यापार होता था फरात नदी के बीच से। शहरी अर्थव्यवस्था में हिसाब किताब लेन देन रखने के लिए यहाँ लेखन कला का विकास हुआ। मतलब कि जहाँ लोग ज़्यादा बढ़ेंगे तो वहाँ मतलब अर्थव्यवस्था और लेन देन ज़्यादा होगा, तो किताब नहीं था, तो लेन देन रखने के लिए लेखन कला का विकास हुआ। लेखन कला मतलब लिखना। मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएं पाई गई वो लगभग 3200 ईसा पूर्व की थी। इन पर सरकंडे की तीखी नोक से कीला का लिपि द्वारा लिखा जाता था। इन पट्टिकाओं को धूप में सिखा दिया जाता था। मतलब कि पहले गीली मिट्टी होती थी, उसको आटे की तरह गूंथ कर फिर उसको गोल करके सुखा दिया जाता था, और फिर सरकंडे की एक तीखी लकड़ी आती है, उसी से लिख दिया जाता था कि मतलब कितना हिसाब है, क्या है। लेखन प्रणाली की विशेषता। ध्वनि के लिए कीलाकर या कीलाकार चिन्ह का प्रयोग किया जाता था। वहाँ एक अकेला व्यंजन का स्वर नहीं होता था। ध्वनि के लिए मतलब कीलाकार, अलग अलग ध्वनियों के लिए अलग अलग चिन्ह। जैसे हमारे अलग हिंदी में का से कबूतर है दोस्तों, और जैसे इंग्लिश में ABCD है, उसी तरह इनके पास भी अलग अलग चिन्ह होते थे, जिसके कारण लिपि को सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे। यहाँ मतलब साक्षरता दर कम था, क्योंकि यहाँ पे लिपि सीखने के लिए बहुत कठिनाई होती थी। सूखने से पहले इन्हें गिल्ली पट्टी पर लिखना होता था। जैसे गोद लिया, उससे पहले लिख देते, फिर सुखा देते थे। लिखने के लिए कुशल व्यक्ति की आवश्यकता थी। मतलब लिखने के लिए पढ़े लिखे व्यक्ति की आवश्यकता तो होती होगी, अब अनपढ़ तो लिख नहीं सकता था दोस्तों। इसमें भाषा विशेष की ध्वनियों का एक दृश्य रूप देना होता था। इसमें भाषा मतलब कैसे लिखा गया, क्या लिखा गया, ये बताना होता। कीलाकर लिपि क्यूनिफॉर्म मतलब ये वो सबसे पुरानी लिखावट है, और ये आज भी इराक में मतलब बोली जाती है। ये लातिनी शब्द क्यूनिया, जिसका अर्थ छुट्टी, और फॉर्म जिसका अर्थ आकार से मिलकर बना है। ये सबसे पुरानी लिपि है, इसे आज भी इराक में बोली जाती है। मेसोपोटामिया की कृषि और जलवायु मतलब मेसोपोटामिया में कृषि और वहाँ का मौसम कैसा था, मतलब खेती कैसे होती थी। फर्स्ट, दजला और फरात नाम की नदियाँ उत्तरी पहाड़ से निकलकर अपने साथ उपजाऊ बारीक मिट्टी लाती रही। जब इन नदियों में बाढ़ आती अथवा जब इनके पानी को सिंचाई के लिए खेतों में ले जाया जाता, यह उपजाऊ मिट्टी वहाँ जमा हो जाती। मतलब देख लो, नदी बहती है तो अपने साथ कई सारी चीज़ लेकर आती है, उपजाऊ मिट्टी, बालू, पत्थर आदि। तो उसमें छोटी छोटी बारीक मिट्टियाँ होती थी, बारीक मिट्टियाँ जो खेतों में आती थी, तो सिंचाई के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती थी। यहाँ के रेगिस्तानी भाग जो दक्षिण में स्थित, यहाँ कृषि की जाती है। और फरात नदी जब इन रेगिस्तानों में पहुँचे तो छोटे छोटे कई धाराओं में बांटकर नहर जैसे सिंचाई कार्य करती है। यहाँ गेहूँ, जौ, मटर और मसूर की खेती की जाती है। यहाँ पर ये ज़्यादा खेती होती है, मसूर और खेती। दक्षिण मेसोपोटामिया में खेती सबसे ज़्यादा उपज देने वाली हुआ करती थी। हालांकि वहाँ फसल उपजाने के लिए कभी सकता वर्षा की कमी रहती थी। ठीक है, अब मतलब स्टेपी क्षेत्र पशुपालन कार्य। यहाँ खेती के अलावा भेड़ बकरियों स्टीपी घास के मैदानों, पूर्वी मैदान में पहाड़ों के ढालों पर पाली जाती थी। मतलब पहाड़ पे भेड़ बकरी चराने के लिए भेज दिया, गाय बकरी ऊपर चर रहे हैं आराम से। मेसोपोटामिया मतलब सबसे पुराने नगर, मेसोपोटामिया के सबसे पुराने नगर। इस सभ्यता में नगरों का निर्माण 3000 ईसा पूर्व में प्रारंभ हो गया था। उरुक और मारी इसके प्रसिद्ध नगर थे, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध नगर। यहाँ उर नगर में न्यूज प्रति का अभाव का गलियाँ टेढ़ी मेढ़ी एवं संकरी थी। जल निकास प्रणाली अच्छी नहीं थी। वहाँ घास उस वासी घर बनाते समय सुकून का विचार रखते थे। मतलब यहाँ पे नालियाँ की निकास प्रणाली अच्छी थी, पानी मतलब नाले गटर खुले हुए रहते थे, और यहाँ पे गलियाँ जो थी टेढ़ी मेढ़ी थी सब चीज़। और यहाँ पे लोग शगुन मानते, जैसे हमारे यहाँ के यहाँ दरवाज़ा मत खोलो, पश्चिम की तरफ खोलो, शगुन रहेगा ये वगैरह। 2000 ईसा पूर्व के बाद फरात नदी की उर्वरता पर मारी नगर स्थायी राजधानी के रूप में फला। मारी नगर मेसोपोटामिया की राजधानी बन गई तथा फला फूला ये अन्य महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल बन गया। मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा व्यापार होने लग गए, ये राजधानी बन गया। जैसे आज हमारी राजधानी भारत की दिल्ली है।
पर स्थित था। इसके कारण यह बहुत समीर सुखाल था। यहाँ जमरियन का राजमहल तथा एक मंदिर भी मिला। ठीक है। कालगणना, जैसे मतलब कालगणना गणित की विद्वत्पूर्ण परंपरा दुनिया को मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन है। कालगणना गणित मतलब आज जो हम माइनस प्लस भाग गुना जो सीखे हैं मेसोपोटामिया से सीखे हैं। इससे पहले वो लोग गुना भाग वर्गमूल चक्रवृद्धि ब्याज आदि से परिचित थे। यहाँ के लोग मतलब इन चीज़ों से पहले से ही परिचित थे, ब्याज से, भाग से, वर्गमूल से। काल गणना के लिए यहाँ के लोग एक वर्ष में 12 महीने, एक महीने में 4 हफ्ते में एक दिन का 24 घंटों तथा 1 घंटे का 60 में विभाजन किया था। मतलब यहीं के लोगों ने सब चीज़ टाइम टेबल सेट कर रखा था। हमने यहीं से मतलब आज भी हम ये अपनाते हैं। मेसोपोटामिया के शहरों के प्रकार। फर्स्ट, वो जो मंदिर के चारों ओर विकसित हुए शहर। वो मंदिर के चारों तरफ वो जो व्यापार के केंद्रों के रूप में विकसित हुए शहर, जैसे मारी। शाही शहर, शाहीकरण नगरों की बसावट। शाहीकरण मतलब अमीर शहर के नगर बड़ी संख्या में लोग रहने के स्थान नहीं होते थे। जब किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन करने गतिविधियां विकसित होने लगती थी तब एक स्थान पर जनसंख्या घन बढ़ जाता था। मतलब जैसे देखो गांव में कुछ होता नहीं है और शहर में लोग कमाने के लिए जाते हैं, जहाँ पर लोगों को सारी चीज़ें, काम धंधा, रहने की सारी चीज़ें उपलब्ध हो, तो लोग कहाँ रहना पसंद करेंगे? शहर में। इसके फल कस्बे बसने लग गए, मतलब चौराहे बसने लग गए, वहाँ भीड़ होने लग गई। सर अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अलावा व्यापार उत्पादन की तरफ सेवाओं भी मजबूत हो गई थी। नगर के लोग आत्मनिर्भर नहीं रहते थे और उन नगर या गाँव के अन्य लोग द्वारा उत्पन्न वस्तुएं या दी जाने वाले सेवाओं के उन प्राश्चित होना पड़ता था। उनमें आपस में लेन देन होता रहता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि शहरी क्रियाकलाप से गांव लोग भी जुड़े रहते थे। मतलब कि जैसे कि हम उनको पैसे देंगे तो वो हमें अनाज देगा और भी कई चीज़ें। शहरी जीवन की विशेषता। शहर जीवन में श्रम विभाजन होता था, मतलब सबका अलग अलग। विभिन्न कार्यों से जुड़े लोग आपस में लेन देन के माध्यम से जुड़े रहते थे। जैसे वस्तु विनिमय पहले होता था कि मैं तुम्हें अनाज दूंगा, तुम मुझे चावल दे दो, मैं गेहूँ दूंगा, तुम चावल दे दो। ऐसे मतलब आज भी ऐसा मतलब होता था। शहरी विभिन्नताओं के लिए ईंधन, धातु, विभिन्न प्रकार के पत्थर, लकड़ी आदि जरूरी चीज़ें भिन्न भिन्न जगहों से, मतलब लकड़ी जैसे कहीं किसी और देश से आ गई, खनिज किसी और देश से, मतलब अलग अलग चीज़ अलग अलग जगहों से आता है। मेसोपोटामिया शहरों की माल की आवाजाही। मेसोपोटामिया मतलब शहर था, वहाँ से माल कहाँ से आता था? सबसे आसान तरीका कहा था। मेसोपोटामिया के खाद्य संसाधन चाहे कितने भी समृद्ध रहे हों, उसके यहाँ खनिज संसाधनों का अभाव था। दक्षिण के अधिकांश भागों में औजार, मोहरे, मुद्रा, आभूषण बनने के लिए पत्थर की कमी थी। मतलब यहाँ पे औजार, मुद्राएं, मोहरें, औजार बनने, आभूषण बनने के लिए पत्थर की कमी थी, तो मतलब किसी और देश से मंगाया करते थे। और समुद्र तो था, पर एक इसमें था अनाज में, यहाँ खेती ज़्यादा होती थी। इराकी खजूर और पोल पार के पेड़ों की लकड़ियाँ, गाड़ियाँ के पहिए या नाव बनाने के लिए कोई खास अच्छी नहीं। यहाँ की जो लकड़ी थी ना खजूर पॉपुलर की, ये मतलब अच्छी नहीं थी गाड़ियाँ की पहिया बनाने के लिए। औजार, पत्र या गहने बनाने के लिए कोई धातु वहाँ उपलब्ध नहीं था। यहाँ पे मतलब खेती तो होती थी पर कोई औजार, धातु मतलब कोई उपलब्ध नहीं थे, खनिज। मेसोपोटामिया में लोग संभवतः लकड़ी, तांबा, रांगा, चांदी, सोना, सीपी और विभिन्न प्रकार के पत्थरों को तुर्की और ईरान अथवा खाड़ी पार देशों से मंगवाते थे। मतलब अपने पड़ोसी देश से मंगवाते थे, जैसे कि तुर्की, ईरान अथवा खाड़ी पार देश, जिसके लिए वह अपना कपड़ा और कृषि अन्य उत्पाद काफ़ी मात्रा में निर्यात करते थे। मतलब ये उनसे खनिज लेते थे और ये अनाज वगैरह और ये कपड़े ये सब उन्हें देता था। वस्तु विनिमय की तरह समझो, एक तरह से बच्चों। परिवहन, गाड़ियाँ। परिवहन का सबसे आसान और सस्ता साधन जलमार्ग था। आज भी सबसे सस्ता और आसान जलमार्ग है। मेसोपोटामिया शहरों के लिए जलमार्ग सबसे प्रमुख साधन होने का कारण था। नदियों से व्यापार होता था, आवाजाही होता था। उस देश से मैंने ये मंगाया, अपने देश से अनाज भेजा। मेसोपोटामिया के मंदिर, वहाँ भी मेसोपोटामिया में मंदिर हुआ करते थे प्यारे बच्चों। मेसोपोटामिया में कुछ पारंपरिक मंदिर साधारण घरों की तरह थे। अंतर केवल मंदिर की बाहरी दीवार के कारण था, जो कुछ खास अंतराल के बाद भीतर और बाहर की ओर मुड़ी होती थी। और चंद्र एवं इन्नान, प्रेम एवं युद्ध की देवी यहाँ के प्रमुख देवी देवता थे। मतलब कि वहाँ के मंदिर जो थे वो कुछ खास नहीं थे, जैसे आजकल हमारे मंदिर में मंदिर खास होता है, ऊपर से अलग टाइप का बना होता है और घर अलग होते हैं। पर उस टाइम के लोग ये मानते थे कि
मंदिर भी एक देवता का घर होता है, तो वो भी मतलब सिंपल घर में रहेंगे जैसे हम रहते हैं, तो वहाँ के मंदिर और घर कुछ सेम ही थे। ये कच्ची ईंटों का बना हुआ होता था, मतलब कच्ची ईंट को पकाते नहीं थे जैसे आज भट्टे में पक जाता है ईंट फिर लगाते हैं मजबूत। वहाँ कच्ची ईंटों से बना होता था। इन मंदिरों में विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं का निवास स्थान थे, जैसे उर जो चंद्र देवता था और इनान जो प्रेम की देवी थी। बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये तो खत्म हो गया कुछ। ये मंदिर ईंटों से बनाए जाते थे और समय के साथ बड़े होते गए, क्योंकि उनके खुले आंगन के चारों ओर कई कमरे बने होते थे। ठीक है बच्चों, आंगन भी होते थे। कुछ प्रारंभिक मंदिर साधारण घरों से अलग किस्म के नहीं होते थे, क्योंकि मंदिर भी किसी देवता का घर होता था। ये बताया मंदिर किसी देवता का घर होता था, वहाँ के लोग ये मानते थे, तो इसलिए अब सबका सेम होता था। मंदिर की बाहरी दीवार कुछ खास अंतरालों के बाद भीतर और बाहर की ओर मुड़ी होती थी। यह मंदिर की विशेषता थी। मतलब वहाँ की जो मंदिर थोड़ी टेढ़ी थी, अंदर की तरफ झुकी रहती थी दीवार, तो उससे लोगों को पता चलता कि ये मंदिर है। देवी देवता पूजा, देवता पूजा का केंद्र बिंदु होता था, मतलब वहाँ के लोग ज़्यादा मानते थे। लोग देवी देवता के लिए अन्न दही मछली लाते थे, जैसे हम आज लड्डू फूल माला चढ़ाते हैं, वहाँ के दही मछली अन्न खाना लाते थे। आराध्य देव सैद्धांतिक रूप से खेतों मत्स्य क्षेत्र में स्थानीय लोगों को पशुधन का स्वामी माना जाता था। समय आने पर उपज को उत्पाद्य वस्तु में बदलने की प्रक्रिया, जैसे तेल निकालना, अनाज पीसना, काटना और ऊनी कपड़ों को बुनना आदि मंदिरों के पास ही की जाती थी। मतलब उस मंदिर बन जाता तो आसपास दुकानें वगैरह बढ़ जाती है। मेसोपोटामिया के शासक समय का यह विभाजन सिकंदर के उत्तराधिकारियों द्वारा अपनाया गया और वहाँ से यह रोम तथा इस्लाम की दुनिया में तथा बाद में मध्ययुगीन रूप में पहुँचा। मतलब शासक थे गिलगिलेमिस उरुक नगर का शासक था। ये गिलगिलेमिस उरुक नगर महान योद्धा था, जिसे दूर दूर तक अपने में अधीन कर लिया, मतलब बहुत दूर दूर अपना कब्जा बना लिया था। असीरियाई शासक अशुरबनीपाल ने बेबीलोनिया से कई मिट्टी के पिटिंग मंगवाने निन्यानवे में एक पुस्तकालय स्थापित किया। मतलब असीरियाई शासक था जिसने मतलब कई मिट्टी के पट्टी मंगाए और एक पुस्तकालय स्थापित किया। नेबोपोलास ने 625 ईसा पूर्व में बेबीलोनिया के असीरियाई आधिपत्य से मुक्त कराया। मतलब इसने था जो असीरियाई से जो शासक कर रहा था उससे मुक्ति दिलाई। 331 में ईसा पूर्व में सिकंदर से पराजित होने के बेबीलोनिया दुनिया का एक प्रमुख नगर बना रहा। नेबोडिस स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक था। ठीक है बच्चों, अब ये देखो इस चित्र, ये रहा वर्क 6 जो मैंने आपको पीछे बताया था। वर्क 6 यही जो सर मिला था वहाँ पे, सिर्फ ओनली सर। वर्क 6 क्या था? 300 ईसा पूर्व उरक नगर में एक स्त्री का सिर मिला, सफ़ेद संगमरमर को तराशकर बनाया गया था। इसकी आंखें और भौं के क्रम नीले लाजवर मतलब नीले पत्थर तथा सफ़ेद सीपी मतलब बहुत महंगी चीज़ें और काले डामर मतलब हीरे की जड़ाई की गई होगी। सिर के ऊपर की खांचा बना हुआ है जो शायद गहना पहनने के लिए बनाया गया था। यह मूर्ति कला का एक विश्व प्रसिद्ध नमूना है। इसे मुख थोड़ी और गालों का सुकोमल सुंदर बनावट के लिए इसकी प्रशंसा की जाती है। यह ऐसे कठोर पत्थर को तराश कर जैसे काफ़ी अधिक दूरी लाना पड़ता था। ये एक वर्क से मिला वहाँ पर जो मतलब बहुत ही फेमस था और सिर्फ सिर ही मिला इसका। ये इसका मैप है प्यारे बच्चों। बाकी आज का क्लास यहीं ख़त्म होता है। हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर कुछ समझ ना आया तो आप कमेंट कर